बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिस्नर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिस्नर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबरनाक मारिया सीरीज की किस्त नंबर 27 तूफानी दरिया का पहला हिस्सा पेश खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। दिन चढ़ आया। सुबह की रोशनी चारों तरफ जंगल में फैल गई। दरख्तों पर चिड़ियां चहचहाने लगी। स्वांग, अंबर और नाग उठकर सफर की तैयारी करने लगे। उन्होंने कंबल लपेट कर घोड़ों पर बांधे और सवार होकर चीन की दारा हुकूमत कैथे की जानब रवाना हो गए। मारिया भी इस अरसे में मुंह हाथ धोकर तैयार हो चुकी थी। नाग ने इसे चोरी छुपे नाश्ता करवा दिया था। ये काफिला एक बार फिर अपनी मंजिल की सिमत रवां दवा था। काफिला इसी तरह सफर करता रहा। दिन आता गुजर जाता। रात को ये लोग किसी जगह आराम करते और अगले दिन फिर अपना लंबा सफर शुरू कर देते। बड़ी बरकरारी से सफर कर रहे थे। यही वजह थी कि छठे रोज दोपहर से जरा पहले इन्हें दूर से थे शहर की फसील दिखाई देने लगे। शहर की दीवार को दूर से देखकर वो बहुत खुश हो गए। सवांग पुजारी ने कहा, देवताओं का शुक्र है कि आखिर हम मंजिल पर पहुंच ही गए। अंबर बोला, अगर हम सुबह से शाम तक सफर ना करते तो हम इतनी जल्दी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते थे। नाग ने पूछा, सवांग भाई, हमें शहर में पहुंचकर कहाँ क्याम करना होगा? क्या शहर में कोई ऐसी खुफिया जगह है जहाँ हमारी किसी को खबर ना हो? सवांग ने मुस्कुरा कर कहा, नाग भाई, क्या तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि हमारे गोरीले शहर और गाँव में जगह जगह काम कर रहे हैं? अगर अर्जंग यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, कई अर्जंग शहर में मौजूद हैं। अंबर ने जट कहा, वो तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि हमारे सरदार की ताकत के आगे किसी की ताकत नहीं है। हमारे बहादुर मंगोल गुरीलों ने चीन में साजिश का जाल फिरा रखा है, लेकिन हमें ये खबर नहीं है कि अर्जंग के बाद इसका फर्ज शहर में कौन अदा कर रहा है। नाग ने स्वांग को फैलाते हुए कहा, अंबर भाई, इसकी खबर तो स्वांग भाई के अलावा किसी को नहीं हो सकती। हम ठहरे छोटे छोटे जासूस और स्वांग भाई तो बड़ा जासूस है। ये तो इससे ही मालूम होगा कि शहर में अर्जंग के बाद कौन काम कर रहा है और हम किसके यहाँ जाकर उतरेंगे। स्वांग पुजारी अपनी तारीफ सुनकर भूल गया। वो मूछू पर हाथ फेर कर बोला, इसमें क्या शक है कि मैं तुम दोनों से बड़ा जासूस हूँ और सवाए मेरे इस इलाके में और कोई नहीं जानता कि अर्जंग की मौत के बाद कौन सा गुरीला काम कर रहा है। बहरहाल तुम चूँकि अपने ही जासूस हो इसलिए तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं है। सुनो, इस शहर के बाहर एक बस्ती है जो पुराने जोहड़ किनारे आबाद है। इस बस्ती में भैंसे ज़बा करने वाले कसाब रहते हैं। हमारा एक चालाक और मकार गुरीला गंडाप इसी बस्ती में सांप बनकर रह रहा है। इसका काम शहर में फौज की तादाद को मालूम करते रहना है। वैसे वो कसाबों की दलाली करता है और इसी पर गुजर बसर करता है, लेकिन इसे शाही महल के एक एक सिपाही और चौकीदार के बारे में पूरी मालूमात का इल्म है। हम इसी जासूस गंडाप के घर जा रहे हैं। नाग बोला, देवता हमारे सरदार को कामयाब करें। गंडाप का तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। अंबर ने जट गिरा लगाई, मैं भी गंडाप जासूस का आज ही नाम सुन रहा हूँ। स्वांग पुजारी ने बड़ी शान से गर्दन उठाकर कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं तुम दोनों से बड़ा जासूस हूँ। सरदार मुझ पर ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए तुम दोनों को मेरी मदद के लिए यहाँ भेजा गया है। तुम समझ गए ना? अंबर और नाग ने कहा, क्यों नहीं, हम तो आपके शागिर्द हैं। आप हमारे उस्ताद और मालिक हैं। स्वांग अपनी तारीफ सुनकर फूल कर कुप्पा हो गया। वो अब शहर के बाहर के इलाके में दाखिल हो चुके थे। यहाँ जगह जगह दूर दूर करके मकान बने हुए थे। ये मकान कच्चे पक्के थे। इनके बाहर गंदे मंदे बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। स्वांग ने कहा, वो सामने जो बस्ती नजर आ रही है यही वो बस्ती है जहाँ हमारे जासूस गंडाप का मकान है। हम इस बस्ती में जा रहे हैं। ये बस्ती एक गंदे जोहड़ के किनारे पर आबाद थी। ये बड़ी गलीज बस्ती थी। सफाई का वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं था। घरों में से गंदे पानी की नालियाँ जगह जगह निकलकर जोहड़ में गिर रही थी। मकानों के बाहर भैंसों की खालें सुखाने के लिए डाल रखी थी, जिनकी बू चारों तरफ फैली हुई थी। अंबर ने कहा, ये तो बड़ी गंदी बस्ती है। स्वांग बोला, रीलू को हर जगह हर बस्ती में रहना पड़ता है, यहाँ तक कि अगर हमारा सरदार हमें हुक्म दे तो हम इस गंदे जोहड़ में भी रह सकते हैं। नाग बोला, क्यों नहीं? सरदार हमें हुक्म दे तो मैं इस जोहड़ में छलांग लगाकर खुदकशी कर सकता हूँ। स्वांग ने कहा, शाबाश, एक वफादार जासूस और गुरीले का यही काम है कि वो अपने सरदार के हर हुक्म के सामने सर झुका दे और कभी जरूरत पड़े तो अपना सर भी कटवा दे।
अंबर ने झट कहा, जैसा कि वर्षा ने अपनी जान देकर साबित कर दिया था कि वो एक सच्ची जसूसा और मंगोल की बहादुर बेटी है। इसने जब देखा कि शाही सिपाही इसे पकड़ लेंगे, इसने झट जहर खाकर खुदकशी कर ली। वो खुद मर गई मगर अपने आप को दुश्मन के हवाले न किया। स्वांग ने कहा, सरदार ने वर्षा के बच्चों को अपने हैमे में बुलाकर ऐलान कर दिया था कि वो अब वर्षा के नहीं सरदार के बच्चे हैं और वो शाही हैमे में शहजादों की तरह रहेंगे। जब सरदार ऐसा कदरदान हो तो फिर कौम क्यों ना इसके हुक्म पर अपनी जान कुर्बान कर दे। नाग कहने लगा, हम सरदार को सलाम करते हैं, मंगोल कौम की अजमत को सलाम करते हैं। स्वांग ने कहा, खामोश हो जाओ, हम बस्ती में दाखिल हो चुके हैं। शाही दरबार के जासूस भी यहाँ पे चप्पे पर काम कर रहे हैं, हमें बड़ी एहतियात की जरूरत है। नाग ने सरगोशी में पूछा, गंडाब का घर कहाँ है? स्वांग ने एक घर की तरफ इशारा करके कहा, वो सामने वाला मकान गंडाब का है। गंडाब का मकान एक मंजिला और कच्चा था। बाहर सेन में भैंस की खालें सूख रही थी। कुरली में जानवरों का कटा हुआ चारा पड़ा था। दो आदमी जमीन पर चटाई बिछाए बैठे थे। स्वांग अंबर और नाग को साथ लेकर सहन में आ गया और घोड़े से उतरकर कहने लगा, देवताओं की आप लोगों पर रहमत हो, ये बताओ कि गंडाब कहाँ है? हम इससे भैंसों का सौदा करने बहुत दूर से आए हैं। वो लोग भी भैंसों के आड़ती थे और गंडाब के पास सौदा करने ही आए थे। इनमें से एक ने कहा, देवता आप पर भी मेहरबान हो, गंडाब मकान के अंदर हमारे लिए दूध लेने गया है, आप यहाँ बैठे, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वांग ने अंबर और नाग को चटाई पर बैठ जाने का इशारा किया। तीनों चटाई पर बैठ के पहले वाले आड़ती ने स्वांग से पूछा, आप लोग किस शहर से आए हैं? स्वांग ने झूठ बोलते हुए कहा, हम शकालम गांव से आए हैं जो यहाँ से 2 दिन के सफर पर है। हम वहाँ भैंसों की आड़त करते हैं। बड़े त्योहार के लिए जानवर खरीदने थे। हमने सोचा कि चलकर गंडाब से बात करते हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाए थे? दूसरा आड़ती बोला, हम यहाँ से दूर एक गांव से आए हैं। हम तो हमेशा गंडाब ही से सौदा करते हैं। एक तो इसके जानवर बड़े सेहतमंद होते हैं, दूसरे ये बड़ा ईमानदार आड़ती है, कभी नाजायज कीमत वसूल नहीं करता, खुश अखलाक और दयानतदार व्यापारी है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? अंबर ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। इतने में मकान का दरवाजा खुला और गंडाब दूध की बाल्टी, लकड़ी के गिलास हाथ में लिए नमोदार हुआ। इसने स्वांग को देखा तो वहीं एक लम्हे के लिए ठटका, फिर मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और बोला, कहिए जनाब, त्योहार के लिए जानवर लेने आ गए आप? स्वांग बोला, हाँ भाई गंडाब, हम तो त्योहार हो या ना हो हमेशा तुम ही से सौदा लेते हैं, ये तो तुम जानते हो। गंडाब गिलास में दूध डालकर मेहमानों को पेश करते हुए बोला, क्यों नहीं, तुम लोग तो मेरे हाथ व्यापारी में से हो। अच्छा, अंदर आकर अपने जानवर देख लो। बहुत बेहतर। स्वांग अंबर और नाग को बैठे रहने का इशारा करके खुद गंडाब के साथ मकान के पिछवाड़े तवेले में चला गया। यहाँ भैंस वगैरह बंदी जगाली कर रही थी। यहाँ आकर गंडाब ने तेज निगाहों से स्वांग को देखते हुए पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन लोग हैं? अगर इन्हें कत्ल करना है तो मुझे बताओ, मैं अभी इनका काम तमाम किए देता हूँ। स्वांग ने कहा, नहीं, ये अपने ही आदमी हैं। सरदार ने इन्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है। जंग की नाकामी के बाद अब हमें वली अहद को कत्ल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इसीलिए अपने इन मददगार जासूसों गुरीलों के साथ यहाँ आया हूँ। तुम ये बताओ कि शाही महल का क्या हाल है और जंग की मौत के बाद वली अहद शहजादे की हिफाजत किस तरीके से की जाती है? गंडाब कहने लगा, कल तक ये हाल था कि शहजादे को मलका अपने साथ सुलाती है और इसकी ख्वाबगाह के बाहर 50 सिपाही तलवारें हाथ में लिए दिन रात पहरा देते रहते हैं। मेरी एक जासूस जो शाही हरम सरा में दूध जाती है, अभी शाम को आ रही होगी। इससे ताज़ा तरीन इत्तलात मिल जाएंगी। इनकी रोशनी में तुम अपनी साजिश तैयार कर सकते हो। स्वांग ने पूछा, क्या वो काबिल इतबार औरत है? गंडाब ने छुरा उठाकर जमीन पर मारते हुए कहा, स्वांग, तुम गंडाब को क्या समझते हो? मैं कोई कच्ची गोलियां नहीं खेला। औरत और मर्द की चाल देखकर पहचान जाता हूँ कि ये कौन है और किसका आदमी है। मेरी जासूस औरत खास मंगोल कबीले की है और इस मुल्क के सिपाहियों के हाथों अपने 2 बच्चे ज़बह करवा बैठी है। वली अहद शहजादे की देखभाल करने पर मुलाजिम है। स्वांग ने कहा, इससे तो हम बड़ा काम ले सकते हैं। ठीक है, वो शाम तक आ जाएगी। वो हमेशा अंधेरा होने के बाद यहाँ आती है और फिर मुझे महल की खबरें देकर वापस इन कदमों पर चली जाती है। मैं इसे जरूर मिलना, मगर इस वक्त यहाँ से चलो। इन आरतियों को हुआ वहाँ कहीं शक न पड़ जाए कि हम छुप कर क्या बातें कर रहे हैं। चलो आओ। गंडाब ने जल्दी पहले आरतियों को फारग कर दिया। इनके जाते ही स्वांग ने गंडाब को अंबर और नाग से मिलवाया। मक्कार गंडाब ने दूर दरख्तों के नीचे बंधे हुए घोड़ों को देखकर कहा, तुम
तुम लोग 3 हो, मगर ये चौथा घोड़ा किसका है? अंबर, नाग और स्वांग ने चौंक कर इधर देखा। वाकई वहाँ चौथा सफेद रंग का घोड़ा भी खड़ा था। बात दरअसल ये हुई कि मारिया घोड़े पर बैठकर सफर करते करते थक गई थी और सोना चाहती थी, मगर वहाँ सोने की किसी को इजाजत नहीं थी। मारिया को नींद ने बेहोश सा कर दिया था। इसने आओ देखा न ताओ झट से घोड़े से उतरकर घास पर चित लेट गई। इसके घोड़े से उतरते ही घोड़ा जाहिर हो गया। स्वांग ने कहा, ये घोड़ा हमारा तो नहीं है, हमारे घोड़े तो बादामी रंग के हैं। ये घोड़ा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये तुम्हारे किसी व्यापारी का घोड़ा तो नहीं है? गंडाब बोला, हरगिज नहीं, मेरे व्यापारी तो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जा भी चुके हैं। ठहरो, मैं जाकर मालूम करता हूँ कि ये घोड़ा किसका है। इधर ये कुछ हो रहा था, उधर मारिया बड़े इत्मीनान से घास पर लेटी आराम कर रही थी। इसे कोई खबर नहीं थी कि इसके घोड़े की जासूसी करने के लिए गंडाब, स्वांग और अंबर वगैरह इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। घोड़े के करीब पहुंचकर अंबर ने ऊंची आवाज में बातें करना शुरू कर दी। कि इसकी बातों की आवाज मारिया तक पहुंची और वो अगर नजदीक ही कहीं है तो होशियार हो जाए। मारिया ने अंबर की आवाज सुन ली थी और वो चौकस होकर दूर हटकर खड़ी हो गई थी। अब इसे अफसोस हो रहा था कि वो घोड़े से क्यों उतर पड़ी, और अगर इसे घोड़े से उतरना ही था तो कम से कम घोड़े को किसी ऐसी जगह खड़ा करती जहाँ वो छुप जाता। मगर अब घोड़ा जाहिर हो गया था और गंडाब वगैरह इसके करीब आकर इसे गौर से देख रहे थे। गंडाब और स्वांग ने घोड़े पर बंधे हुए कमलू को देखकर कहा, ये तो किसी मुसाफिर का घोड़ा मालूम होता है जो दूर से सफर करता हुआ यहाँ तक आया है। गंडाब ने शक की निगाह डालकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शाही जासूस तुम्हारा ताक़िब करता हुआ खानकाह से यहाँ तक पहुँच गया हो? स्वांग ने कहा, ऐसा हो सकता है। नाग ने झट कहा, लेकिन उस्ताद, अगर कोई जासूस होता तो इसे क्या जरूरत थी कि वो यहाँ सबके सामने घोड़ा बांध कर कहीं चला जाता? वो तो घोड़े को छुपा कर रखता। अंबर ने नाग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, नाग का ख्याल ठीक मालूम होता है। जासूस को तो बड़ा होशियार होना चाहिए था। इसकी कोशिश होनी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारी नजरों से दूर रहता। इसे यहाँ सबके सामने घोड़ा बांधने की क्या जरूरत थी? गंडाब बोला, बात तो तुम ठीक कर रहे हो। अब सवाल ये है कि ये घोड़ा किस मुसाफिर का है? मुसाफिर कहाँ है जो इस घोड़े पर दूर से सफर करता हुआ चला आ रहा है? स्वांग ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो जरूर यहीं कहीं होगा, हमें इसकी तलाश करना होगी। मुझे अब भी शुबा है ये जरूर किसी जासूस का घोड़ा है जो हमारा ताक़ुब कर रहा है। गंडाब कहने लगा, मेरी राय में हमें एक तरफ रुक कर देखना चाहिए कि इस घोड़े को खोलने कौन आता है। स्वांग बोला, हाँ, ये तजवीज़ बड़ी मकबूल है। हमें फौरन इर्द गिर्द की झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। वो सब करीबी झाड़ियों में छुप के अंबर और नाग को भी मजबूरन इनके साथ ही झाड़ियों में छुप जाना पड़ा। इधर मारिया एक तरफ खड़ी इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये लोग परे हों तो वो झट घोड़े पर सवार होकर इसे गायब कर दे और दूर चली जाए। चनाचे इसने ऐसा ही किया। स्वांग, गंडाब, अंबर और नाग की झाड़ियों में छुपते ही वो मुस्कुराती हुई दरख्तों के पीछे से निकली। बड़े आराम से कदम कदम चलकर घोड़े के पास आई। गंडाब और स्वांग वगैरह बड़े गौर से घोड़े को देख रहे थे, मगर इन्हें सिवाय घोड़े के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कि मारिया गायब थी और वो मारिया को नहीं देख सकते थे। मारिया ने आगे बढ़कर रकाब पर पांव रखकर घोड़े पर सवार हो गई। इसका घोड़ा पर सवार होना था कि घोड़ा भी इसके साथ ही एकदम से गायब हो गया। फिर घोड़ा गायब हुआ। उधर स्वांग और गंडाब की आंखों को मलना शुरू कर दिया। गंडाब का तो सर चकराने लगा। स्वांग, जो कुछ मैंने देखा था क्या तुमने भी देखा है? ये घोड़ा एकदम से कहाँ गायब हो गया? ये घोड़ा था या कोई भूत प्रेत था? अंबर ने कहा, मैं भी हैरान हूँ कि यकायक घोड़ा कहाँ गायब हो गया। नाग ने भी बनावटी हैरानी से कहा, ये जरूर कोई भूत था। स्वांग गहरी सोच में डूब गया। इसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, गंडाब, हमारा ताक़िब किया जा रहा है, क्या मतलब? गंडाब ने ताज्जुब से पूछा, हमारा कौन पीछा कर रहा है? स्वांग बोला, जो इस घोड़े पर सवार है। अंबर और नाग चौंक उठे। तो क्या स्वांग को मारिया के बारे में मालूम था? गंडाब सर पर हाथ फेर कर बोला, मैं समझ नहीं सका कि तुम क्या कहना चाहते हो। खुलकर बयान करो, जो असल बात है बताओ। कौन हमारा पीछा कर रहा है और घोड़े पर कौन बैठा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसने घोड़े को भी अपने साथ ही गायब कर दिया है? स्वांग पुजारी ने कहा, गंडाब, मेरी बात गौर से सुनो। जंग ने एक बार मुझसे कहा था कि एक गैबी चुड़ैल जो कि शाही खानदान की जबरदस्त हमदर्द है, हमारा अक्सर पीछा करती है और हमें हर मुमकिन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती रहती है। एक बार इस गैबी चुड़ैल की मुझसे टक्कर भी हो गई थी। फिर मैंने जबरदस्त चाल चली और जंग के साथ मिलकर इस गैबी चुड़ैल को खानकाह से कुछ फासले पर एक कुएं में गिराकर ऊपर से छत डाल दी। हमसे गलती ये हुई कि हमने कुएं में उसी वक्त आग नहीं लगाई। हमारा ख्याल था कि ये गैबी औरत अपने आप दम घुटने से डर ही मर जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। एक रोज मैं जंगल में गया तो कुएं के छत खुली हुई थी और जंग की लाश कुएं से बाहर पड़ी हुई थी। मेरा ख्याल था कि ये कारस्तानी सांप की है, मगर अब मालूम हुआ कि ये सब कुछ इसी गैबी औरत ने किया था। इसने किसी तरीके से कुएं से निकलकर अरजंग को हलाक कर दिया और खुद
فرار ہو گئی۔ وہ خانقاہ سے اس سفید گھوڑے پر سوار ہمارا پیچھا کرتی چلی آ رہی ہے۔ وہ گھوڑے پر سے اتر کر قریب ہی کہیں گئی ہوگی کہ ہمیں گھوڑا نظر آ گیا، کیونکہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو گھوڑا نظر نہیں آتا، اور جب اتر پڑتی ہے تو گھوڑا ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں قریب ہی بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ ہمارے دور ہوتے ہی وہ گھوڑے پر سوار ہوگی اور گھوڑا غائب ہو گیا۔ کوئی معلوم نہیں کہ وہ اس وقت بھی ہمارے کہیں آس پاس ہی کھڑی ہماری گفتگو سن رہی ہو، اس لیے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ گنڈاب پریشان سا ہو کر بولا، سوانگ تم سچ کہہ رہے ہو کیا؟ مجھے تجھے کوئی جادو کی کہانی معلوم ہو رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہے ہوں گنڈاب، سوانگ نے اعتماد کے ساتھ کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے گھوڑے کو غائب ہوتے دیکھا ہے، پھر بھی تم یقین کیوں نہیں کر رہے؟ او ہم لوگ کا یہاں ٹھہرنا خطرے کی بات ہے، وہ چڑیل کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ امبر نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ ہاں گنڈاب بھائی، سوانگ ٹھیک کہتا ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ سفید گھوڑے کو غائب ہوتے میں نے بھی دیکھا ہے۔ سوانگ، امبر، ناگ اور گنڈاب جلدی سے مکان کے اندر چلے گئے۔ سوانگ نے مکان کے دروازے کو صرف اتنا ہی کھولا کہ اس میں سے ایک آدمی بمشکل اندر داخل ہو سکے۔ وہ غیبی چڑیل کو مکان کے اندر داخل ہونے سے روکنا چاہتا تھا۔ اندر آ کر سوانگ نے جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ وہ چاروں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اس غیبی چڑیل سے کیسے پیچھے چھڑایا جائے۔ گنڈاب نے کہا، میرے خیال میں ہمیں جھاڑیوں میں آگ لگا دینی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ جہاں آگ ہو وہاں چڑیلیں نہیں آیا کرتی۔ سوانگ نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اب وقت گزر گیا ہے، ہم اس مکان کو وہ آگ نہیں لگا سکتے۔ ناگ بولا، اگر یہ غیبی چڑیل ہمارا پیچھا کر رہی ہے تو پھر کیا ہوا؟ ہم ہمیشہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر صلاح مشورہ کریں گے، اس طرح سے ہمارا راز اس پر ظاہر نہیں ہوگا، اور جب اسے پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکے گی۔ امبر بولا، ناگ کا خیال ٹھیک ہے، اس کے سوا ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ سوانگ نے کہا، میرا ارادہ کچھ اور ہے، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کسی یہاں جادوگر سے ملوں اور اس سے اس غیبی چڑیل کا کوئی ایسا توڑ پوچھوں جس سے یہ ہمیشہ کے لیے ختم کی جا سکے۔ امبر اور ناگ ہوشیار ہو گئے۔ سوانگ نے گنڈاب سے پوچھا کہ وہاں کوئی ایسا جادوگر ہے جو جن بھوتوں کا توڑ کرنا جانتا ہو۔ گنڈاب نے کہا، وہ ایک جادوگر کو جانتا ہے۔ سوانگ نے کہا، اسے ابھی لے کر یہاں آؤ، میں اس چڑیل سے سب سے پہلے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا کھانا بھی انہوں نے کوٹری میں ہی بیٹھ کر کھایا۔ کھانے کے بعد گنڈاب چپکے سے دروازہ کو ذرا سا کھول کر جادوگر کو بلانے باہر نکل گیا۔ ماریا نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنی تھی۔ امبر اور ناگ کو اتنا وقت نہیں ملا تھا کہ وہ ماریا کو خبردار کر دیتے کہ سوانگ جادوگر کو بلا رہا ہے، اس لیے وہ مکان کے ارد گرد مت آئے۔ ماریا اس وقت بڑے مزے سے مکان کے سامنے گھوڑے پر سوار بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ گھوڑا کون سی خفیہ جگہ پر باندھے تاکہ وہ رات مکان کی چھت پر آرام سے بسر کر سکے۔ اس نے گنڈاب کو کوٹری سے باہر نکل کر ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہوگا۔ ماریا کو کیا معلوم تھا کہ وہ اسے ہلاک کروانے کی کوشش کی سازش کر رہا ہے۔ وہ بڑی اطمینان سے گھوڑے پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ گنڈاب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے مکان کے پیچھے جا کر ایک گری ہوئی پرانی دیوار کی اوٹ میں گھوڑے کو باندھا اور خود مکان کی چھت پر چڑھ گئی۔ یہاں اس نے کمبل بچھایا اور لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج امبر اور ناگ نے اسے کھانا بھی نہیں پہنچایا تھا، چنانچہ اس نے ایک درخت پر سے انجیریں توڑ کر کھا لی اور پیٹ کی آگ بجھا لی۔ ماریا مکان کی چھت کے اوپر کمبل بچھائے سو رہی تھی۔ اس کا گھوڑا مکان کے پچھواڑے گری ہوئی دیوار کی اوٹ میں بندھا ہوا تھا۔ مکان کے اندر سوانگ، امبر اور ناگ جادوگر کی راہ دیکھ رہے تھے اور گنڈاب جادوگر کو بلانے گیا ہوا تھا۔ سوانگ امبر سے کہہ رہا تھا، میں اس دفعہ اس غیبی چڑیل کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دوں گا، اب وہ میرے کسی وار سے بچ نہیں سکے گی۔ جادوگر سے ایسا ٹونا معلوم کروں گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ امبر اوپر سے دل سے کہہ رہا تھا، کیوں نہیں سوانگ بھائی، ہمیں اس بلا سے ضرور چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے لیے ایک ہمیشہ کا خطرہ بن کر پیچھے لگ گئی ہے۔ ناگ نے بھی کاش یہ اندھے کنویں میں ہی ہلاک کر دی جاتی تو آج ہمیں دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ سوانگ نے ڈٹ کر کہا، پھر کیا ہوا، میں اس دفعہ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرا نام بھی سوانگ جاری ہے، میں نے ساری عمر اردو کی پوجا کرتے گزاری ہے، میں ان بوٹوں اور چڑیلوں سے خوب واقف ہوں، ذرا مجھے جادوگر سے مشورہ کر لینے دو، پھر دیکھنا میں اس غیبی چڑیل کو کیسے تگنی کا ناچ نچاتا ہوں۔ ناگ کو دل پر جبر کر کے سوانگ کے منہ سے ماریا کے خلاف باتیں سننی پڑ رہی تھی۔ ان دونوں کے دل میں بس ایک ہی بات تھی کہ کسی طرح ان میں سے کوئی باہر جا کر ماریا کو تلاش کر کے ساری سازش سے اسے خبردار کر دے، مگر سوال یہ تھا کہ باہر جا کر ماریا کو کون آواز دے گا اور اسے بلائے گا۔ امبر اور ناگ میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ماریا کہاں ہے۔ وہ مجبوراً خاموش ہو کر اپنے اپنے بستروں پر بیٹھے سوانگ کی باتیں سن رہے تھے۔ ادھر گنڈاب جادوگر کے ہاں پہنچ گیا۔ یہ جادوگر بڑا مکار اور خوفناک آدمی تھا، اس کی آنکھیں
सांप की तरह सुर्ख थी, सारा जिस्म काला स्याह था, सर के बाल टापू की तरह इसके कंधों पर झूल रहे थे। वो एक बिल्ली को कंधे पर बिठाए अपनी कोठरी में बैठा था। ताक में एक दिया जल रहा था। गंडाब ने अंदर जाकर हाथ जोड़े और एक तरफ होकर बैठ गया। जादूगर ने पूछा, "ओह गंडाब बेटा, कैसे आना हुआ?" गंडाब ने कहा, "महाराज, एक गैबी चुड़ैल के हाथों बड़ा तंग हूँ। वो किसी को दिखाई नहीं देती, मेरे घर में आकर मेरी भैंसों को हलाक कर जाती है। मेरा इसने बड़ा नुकसान किया है। अब कहती है कि वो मुझे भी खा जाएगी। मैंने इसे कहा कि मैं स्वामी जी जादूगर के पास तुम्हारा तोड़ लेने जा रहा हूँ, तो वो कड़क कर बोली, मैं इस स्वामी जादूगर को भी खा जाऊंगी। इस बात पर मक्कार जादूगर उछल पड़ा और नफरत से कड़क कर बोला, इस हराम होर चुड़ैल की ये जुर्रत के मेरे मुंह आए, मुझको खा जाने की गुस्ताखी करे। गंडाब बोला, स्वामी जी, महाराज, इस कमीनी चुड़ैल ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। मैं तो खुद इसकी इस गुस्ताखी से गुस्से में आ गया था, मगर महाराज मैं क्या कर सकता था, वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। जादूगर उठकर बोला, कहाँ है वो कमीनी चुड़ैल? चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं अभी इसे भून कर खा जाऊंगा। गंडाब ने कहा, वो मेरे घर के आसपास मंडला रही है सरकार। जादूगर ने कड़क कर कहा, मैं अभी जाकर इसे जलाकर भस्म कर दूंगा। चलो मेरे साथ चलिए महाराज। गंडाब जादूगर स्वामी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बहुत जल्द जादूगर गंडाब के मकान में आ गए। यहाँ स्वांग, अंबर और नाग पहले ही से बैठे थे। स्वांग ने उठकर जादूगर से हाथ मिलाया और इसे गैबी चुड़ैल के बारे में और भी ऐसी बातें बयान की कि जादूगर को ज्यादा ताव आ गया। स्वांग ने कहा, स्वामी जी, गैबी औरत तो किसी जादूगर को कुछ समझती नहीं। वो कहती है कि मैं इससे पहले कितने ही जादूगरों को हलाक कर चुकी हूँ। अब आप खुद गौर कर लें कि आपको किस किस्म की चुड़ैल के साथ पाला पड़ा है। जादूगर ने गुस्से में कहा, स्वांग, ज्यादा बातें मत बनाओ, अभी अपनी आंखों से देख लोगे मैं कैसे इस नाबकार गैबी चुड़ैल को काबू करता हूँ। मेरे पंजे से निकलकर कहीं नहीं जा सकती। इसके बाद जादूगर ने अपने झोले में से एक मुर्दे की खोपड़ी निकाली, फिर कुछ हड्डियां बाहर रखती, दरमियान में आग जलाकर खोपड़ी अपने हाथ में पकड़ ली। दूसरे हाथ से मुंह में मंत्र पढ़ कर आग में खाक डालने लगा। अंबर और नाग को बस एक ही फिक्र थी कि कहीं सचमुच इसका जादू का असर मारिया पर न हो जाए, लेकिन ये इनका वहम था। मारिया पर जिस जादूगर ने जादू किया था वो अफरास्याब का खास जादूगर था। इस पर अब सवाए खुद अफरास्याब के और किसी जादूगर का असर नहीं हो सकता। चुनाचे छत के नीचे जादूगर मंत्र पढ़ कर खोपड़ी पर फूंकता रहा और छत के ऊपर मारिया बड़े आराम से सोई रही। स्वांग और गंडाब बेचैन हो रहे थे, जादूगर के जादू का असर क्यों नहीं हो रहा, मगर इनमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो इससे पूछें। वो खामोशी मगर बेचैनी से जादूगर को मंत्र पढ़ते देख रहे थे। इनके ख्याल के मुताबिक जादूगर को अब तक मालूम हो जाना चाहिए था कि गैबी चुड़ैल कहाँ है, मगर वहाँ कुछ भी जाहिर नहीं हो रहा था। फिर भी जादूगर जादू करता रहा। जादूगर मंत्र पढ़ कर फूंकने का इतना असर जरूर हुआ कि वो आग में राख की चुटकी फेंकते फेंकते अचानक रुक गया। स्वांग ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, गैबी चुड़ैल का कुछ पता चला? जादूगर ने लाल लाल आंखें घुमा कर कहा, मेरे जादू ने मुझे बताया है कि वो गैबी चुड़ैल यहीं किसी जगह बैठी या सो रही है। गंडाब ने जल्दी से कहा, महाराज, ये भी पता करें कि वो कहाँ है। बक बक बंद करो, मैं यही तो मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बीच में मत बोलो, मुझे जादू करने दो। गंडाब ने हाथ जोड़कर कहा, जो हुक्म महाराज। जादूगर ने दोबारा मंत्र पढ़ कर फूंकने शुरू कर दिए। कि जादू ने सिर्फ इतना असर किया कि जादूगर को बता दिया था कि गैबी चुड़ैल कहीं इसके बहुत ही करीब सो रही है। वो कहाँ है, किस जगह पर है, यहाँ इसका जादू बेबस मालूम हो रहा था। जादूगर अंदर ही अंदर खुद भी परेशान हो गया, क्योंकि इसने बड़े लंबे लंबे दावे किए थे और लोगों के सामने बड़ी डींगे मारी थी, मगर पता कुछ भी नहीं चल रहा था। आखिर इसने उठते हुए कहा, गैबी चुड़ैल कहीं इसी जगह पर है। मेरी खोपड़ी कह रही है कि वो इसी कमरे में है या इस कमरे से बाहर किसी जगह लेटी हुई है। स्वांग ने कहा, महाराज, क्यों ना पहले इसका घोड़ा तलाश किया जाए। अगर घोड़ा मिल गया तो हमें इसके यहाँ होने का सबूत मिल जाएगा। जादूगर ने इसे झाड़ते हुए कहा, खामोश बेवकूफो, ऐसी बातें ना करो। घोड़े की तलाश करने की बजाय हम खुद गैबी चुड़ैल को ही क्यों ना तलाश करें। आओ मेरे साथ। अंबर और नाग भी साथ उठने लगे तो जादूगर ने चीख कर कहा, इतना मेला बनाकर मेरे साथ ना चलो। स्वांग और गंडाब काफी हैं, तुम लोग इसी जगह बैठे रहो, हम अभी गैबी चुड़ैल को पकड़ कर लाते हैं। वो तीनों कमरे से बाहर निकल गए। अंबर ने नाग से कहा, नाग भाई, कहीं ये काम बख्त मारिया को पकड़ ही ना ले। नाग ने हाथ झटक कर कहा, अंबर भाई, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। मारिया कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली और फिर इस पर किसी का जादू नहीं चल सकता। इस पर एक बहुत बड़े जादूगर का साया है, वो यूं ही किसी के काबू में आने वाली नहीं, बल्कि मुझे तो खतरा है कि कहीं इन लोगों की मारिया के हाथों पिटाई ना हो जाए। अंबर ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा। करना करो, ऐसा ही होगा, मेरा दिल कह रहा है। स्वांग वगैरह की मौत इन्हें घेर कर बाहर ले गई है। कोठरी के अंदर ये बातें कर रहे थे और कोठरी के बाहर रात के अंधेरे में मछली हाथ में लिए गंडाब और स्वांग जादूगर के पीछे पीछे चल रहे थे। जादूगर के हाथों में जो खोपड़ी थी वो बार बार हिल जाती थी और जादूगर को बता देती थी कि गैबी चुड़ैल इस जगह छुपी हुई है। जादूगर खोपड़ी लेकर छत पर जाने वाली सीढ़ियों के पास आ गया। अचानक वहां पहुंचकर खोपड़ी इसके हाथ में जोर से हिली। जादूगर
ने अपनी लाल लाल आंखें घुमा कर कहा, वो मारा। गैबी चुड़ैल यकीनन छत के ऊपर सो रही है और वो सारे जादूगर समेत छत की सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगे। खुदा का करना क्या हुआ कि मारिया ने सोते में महसूस किया कि इसके इर्द गिर्द कुछ शोर सा हो रहा है। इसकी आंख खुल गई। इसे यूं लगा जैसे कोई शख्स सीढ़ियां चढ़ रहा है। मारिया उठकर बैठ गई। फिर वो जल्दी से छत की एक तरफ होगी। इसने देखा कि विशाल की रोशनी में 3 आदमी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आ रहे हैं। जादूगर मुर्दे की खोपड़ी हाथ में पकड़े आगे आगे था। मारिया फौरन समझ गई कि इन लोगों को इसकी मौजूदगी का पता चल गया है। अब वो जादूगर को बुलाकर से मंत्र करना चाहते हैं। मारिया होशियार हो गई। जादूगर की खोपड़ी कमाल कर रही थी। कंबा किसी ऐसी चालाक मुर्दे की खोपड़ी थी कि जिधर मारिया छुपी खड़ी थी वो फिर को ही मुंह करके हरकत कर रही थी। जादूगर ने अब एक नेजा हाथ में पकड़ लिया। अचानक नेजा इसने हवा में मार दिया। नेजा मारिया के बिल्कुल करीब आकर छत पर गिर पड़ा। मारिया सहम कर हट गई। मीने जादूगर खोपड़ी ने बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया था कि मारिया किस जगह पर खड़ी है। मारिया परेशान हो गई। अब इसके लिए जरूरी हो गया था कि वो अपना बचाव करे, न इसकी जिंदगी खतरे में थी। वो निहत्थी थी। इसके पास न तलवार थी न नेजा। वो फिर कैसे अपनी जान की हिफाजत करती। वो जमीन पर गिरा हुआ नेजा उठाने लगी तो जादूगर ने आकर नेजा उठा लिया। नेजा उठाकर वो खोपड़ी की तरफ देखने लगा कि जिधर वो रुख करे फिर वो हमला कर दे। खोपड़ी इसी तरफ इशारा कर रही थी जिस तरफ मारिया सहमी हुई छत पर खड़ी थी। हाथ में नेजा उठा हुआ था और उसकी सीध बिल्कुल मारिया की तरफ थी। जादूगर को मारिया नजर तो नहीं आ रही थी मगर खोपड़ी से ठीक बता रही थी कि मारिया किस तरफ है। चाचे वो इसी सीमत में नेजे का रुख करके हमला करने ही वाला था। मारिया को यकीन हो गया कि अगर इसने नेजा मारा तो वो इसके वार से बच ना सकेगी। फिर वो क्या करे। अभी वो सोच ही रही थी कि जादूगर ने एक जोरदार भड़क मारकर नेजा मारिया की तरफ जोर से फेंक दिया। नेजे की नोक मारिया के कुर्ते को उखाड़ती हुई छत के जमीन में घुस गई। अब मारिया के लिए वक्त तय करना अपनी मौत को आवाज देने के बराबर था। इसने एक लम्हे के अंदर अंदर छत के नीचे फर्श पर गड़ा हुआ नेजा खींचा और इसे हाथों में तोड़कर पूरी कुव्वत से जादूगर के सीने का निशाना लेकर फेंक दिया। इसका ख्याल था जादूगर बच जाएगा, लेकिन खौफ और दहशत के मारे इसने जो निशाना लिया था वो ठीक निशाना साबित हुआ। नेजा सीधा जादूगर के दिल में उतरकर जिस्म के आर पार हो गया। के साथ ही जादूगर के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और वो उल्टकर दूसरी तरफ जा गिरा। गंडाब और स्वांग पागलों की तरह जादूगर को तकने लगे जो छत के फर्श पर खून में लतड़प रहा था। वो खुद डर गए थे। इनका ख्याल था कि अब इनकी बारी है और गैबी चुड़ैल इनको भी हलाक कर देगी। जादूगर का अंजाम उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था और अब वहाँ से वो भाग जाना चाहते थे। मारिया एक तरफ हटकर खड़ी इन दोनों को देखती रही। स्वांग ने सरगोशी में गंडाब से कहा, जादूगर को नीचे ले चलो, खून ज्यादा बह गया, वो जिंदा ना बच सकेगा। गंडाब ने झुक कर देखा कि स्वामी जादूगर की रूह अपना सारा काला इल्म लेकर इस दुनिया से कूच कर चुकी है। इसका जादू खुद इसकी अपनी जिंदगी बचाने में कोई काम नहीं आया। गंडाब ने जादूगर के सीने पर कान रख दिया। स्वांग ये तो बेचारा अगली दुनिया को चला गया है। जादूगर इतनी आसानी से नहीं मरा करते, वो अभी जिंदा होगा। नहीं भाई, तुम खुद देख लो, जादूगर के दिल की हरकत बंद हो चुकी है। तो एक बार दिल धड़कना बंद हो जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसे जिंदा नहीं कर सकती। स्वांग ने कहा, भगवान के लिए नीचे चलो, यहाँ तो जादूगर के बाद हमारी जिंदगी भी खतरे में है। वो गैबी चुड़ैल हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से भाग चलो, आओ। और वो दोनों नीचे झुक कर छत से गुजर कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। आखिरी सीढ़ी पर मारिया हाथ में लकड़ी का डंडा लिए खड़ी थी। जूं ही स्वांग और गंडाब इसके करीब से गुजरने लगे तो मारिया ने जोर से डंडे का एक हाथ स्वांग के सर पर दे मारा। स्वांग चकरा कर गिर पड़ा। सरसे में अंबर और नाग भी कमरे से बाहर आ चुके थे। क्या हुआ स्वांग भाई को? गंडाब ने कहा, कुछ नहीं, यूं ही चक्कर खा के गिर पड़ा। आओ इसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। नाग ने पूछा, जादूगर कहाँ है? क्या इसने गैबी चुड़ैल को पकड़ा नहीं? गंडाब बोला, जादूगर को गैबी चुड़ैल ने इसी का नेजा मारकर हलाक कर दिया है। ऊपर छत पर की लाश पड़ी है। हम लोगों की जानें भी खतरे में हैं। जल्दी से यहाँ से कोठरी में भाग चलो। अंबर और नाग दिल में बड़े खुश हुए कि मारिया को मार डालने की नियत ले जाने वाले का खुद ही काम तमाम हो गया। मारिया ने ये काम बड़ी हिम्मत और जुर्रत का किया था, फिर भी वो खुल्लम खुला खुशी का इजहार नहीं कर सकते थे। चुनाचे वो गंडाब के साथ ही स्वांग को उठाकर कोठरी के अंदर ले आए। मारिया ऊपर बड़े आराम से छत पर बैठी जादूगर की लाश को गौर से देखती रही। फिर वो उठकर सीढ़ियों से नीचे आई और सहन में एक तरफ खुश्क चारे के ढेर पर लेट कर आराम करने लगी। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। जादूगर की लाश ऊपर ही पड़ी हुई थी। कोठरी के अंदर स्वांग के मुंह पर पानी के छींटे मारकर इसे होश में लाया गया। होश में आते ही इसने सहम कर पूछा, गंडाब तो खैरियत से है? हाँ स्वांग भाई, मैं खैरियत से हूँ। कमबख्त गैबी चुड़ैल ने आखिर अपना काम कर ही दिखाया। जादूगर बेचारे को हलाक कर दिया, तुम्हें डंडा मार के बेहोश कर दिया, मगर कोई बात नहीं, मैं इससे गिन गिन कर बदले लूंगा। जादूगर की लाश अभी तक छत पर पड़ी हुई थी। मारिया को अगरचे बहुत
बहुत नींद आ रही थी, मगर वो सहन में सूखे चारे के ढेर पर लेटी बड़ी चौकस थी और जाग रही थी। इसे शक था कि कहीं इन लोगों ने किसी दूसरे जादूगर को ना बुला लिया हो, दूसरे हमले की तैयारियां ना कर रहे हो। गंडाप ने कहा, मैं जाकर जादूगर की लाश को छत पर से नीचे लाकर किसी जगह दफन कर देना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि हम पर जादूगर के कत्ल का इल्जाम लग जाए। अंबर बोला, क्या ये जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, सवांग ने कहा। मैं और तुम गंडाप के साथ ऊपर जाते हैं और जादूगर की लाश को नीचे लाकर कमरे के पिछवाड़े जमीन में दफन कर देते हैं। ये काम रात के अंधेरे में ही हो जाना चाहिए, नहीं तो दिन निकल आया तो फिर मुश्किल हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा। अंबर, सवांग और गंडाप कमरे से निकलकर छत पर जादूगर की लाश लेने चले गए। मारिया ने मैदान साफ देखा तो कमरे के अंदर आ गई। अंदर नाग अकेला बैठा था। मारिया ने इससे पूछा कि ये जादूगर कब आया था? नाग ने कहा, मारिया बहन, हम अंदर बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। सवांग की वजह से हम बाहर नहीं निकल सकते थे। हमें ये भी मालूम नहीं था कि तुम कहाँ हो, यहाँ हो भी कि नहीं। इस तरह से तुम्हें खबरदार करते, जादूगर यहाँ आ रहा है, तुम किसी दूसरी जगह चली जाओ। हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ऊपर छत पर आराम कर रही हो। मारिया ने कहा, मेरे लिए यही एक रास्ता रह गया था। अगर मैं जादूगर को हलाक ना करती तो मुझे हलाक कर देता। कम वक्त का जादू इतना जरूर सच्चा था, इसे ये पता चल गया था कि मैं किस जगह खड़ी हूँ। इसका दूसरा नेजा तो मेरी कमीज को फाड़ कर निकल गया। अगर मैं जरा सा परे ना हटती तो मर चुकी होती। नाग बोला, तुमने बड़ा अच्छा किया जो इस मक्कार जादूगर को जहन्नम पहुंचा दिया। वक्त ने अपने जादू से ना जाने अब तक कितने लोगों को क्या तेज किया होगा। सवाल ये है कि अब तुम कहाँ हो? आर्या ने कहा, मैं बाहर सूखे चारे के ढेर पर बैठी सुबह होने का इंतजार कर रही हूँ। ये लोग ऊपर क्या करने गए हैं? जादूगर की लाश को छत से उठाकर मकान के पिछवाड़े दफन कर देना चाहते हैं ताकि कोई सबूत न रहे। मारिया बोली, ठीक है, इस जादूगर का जमीन के अंदर चले जाना ही बेहतर है। मैं चारे के ढेर पर बैठी आराम कर रही हूँ। मेरा ख्याल है वह ये लोग यहाँ से चल पड़ेंगे। मेरा अपना भी यही ख्याल है। अगर कोई तब्दीली हुई तो मैं चारे के ढेर के पास आकर तुम्हें खबरदार कर दूंगा। मेरा ख्याल है वो लोग लाश उठाकर नीचे आ रहे हैं, मैं जाती हूँ। ये कहकर मारिया कमरे से बाहर निकल गई। इतने में अंबर, स्वांग और गंडाप ऊपर से जादूगर की लाश उठाए नीचे आ गए। उन्होंने लाश को चारे के ढेर के पास इसी जगह रख दिया जहाँ मारिया भी बैठी थी, मगर कोई भी इसे नहीं दे सकता था। स्वांग, जहाँ सहन में ही गड़ा खोद डालो, बेहतर है। स्वांग, अंबर और नाग ने सहन में गड़ा खोदना शुरू कर दिया। जब गड़ा तैयार हो गया तो उन्होंने जादूगर की लाश को उसमें डालकर ऊपर मिट्टी ढाल दी और चारा उठाकर ऊपर बिखेरा, ताकि किसी को जरा सा भी शक न होने पाए यहाँ किसी की लाश दफन है। इस काम से फारुग होकर गंडाप ने कहा, जादूगर की मौत से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मगर क्या किया जाए, इसकी मौत इसी तरह लिखी थी। लेकिन अब हमें बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि रैबी चुड़ैल को खुली छुट्टी मिल गई है। हो सकता है वो यहाँ बैठी हमारी बातें सुन रही हो। नाग ने कहा, फिर तो हमें पिछले पैर खामोशी से यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। स्वांग ने कहा, खामोश, चुपके से अंदर आ जाओ। ये बातें अंदर जाकर करेंगे, मगर खबरदार दरवाजा इस तरह खोलना कि हमारे सिवा कोई दूसरा अंदर दाखिल न हो सके। गंडाप ने जाकर कोठी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसके दरमियान खड़ा हो गया। फिर इसने एक एक करके स्वांग, अंबर और नाग को अंदर दाखिल किया और आखिरी में जल्दी से खुद भी अंदर दाखिल होकर दरवाजा फौरन बंद कर दिया। दरवाजे पर कुंडी लगाकर बैठ गया। यही तजवीज़ ये है कि हम एक एक करके यहाँ से निकले और शहर के अंदर वाली हवेली में पहुँच जाए। गंडाप की इस तजवीज़ पर स्वांग ने हामी बढ़ते हुए कहा, बड़ी माकूल तजवीज़ है। हमारा यहाँ रहना खतरे से हाल ही नहीं। यहाँ रैबी चुड़ैल हर वक्त हमारी निगरानी करती रहेगी और हम वली शहजादे को कत्ल ना कर सकेंगे। शहर के अंदर वाली हवेली बड़ी छुपी हुई जगह पर है। गंडाप ने कहा, मेरा ख्याल है अंबर और नाग को इस हवेली का पता नहीं मालूम होगा। अंबर ने कहा, उस्ताद गंडाप, हम तो नए नए जंगलों से आए हैं, हमें तुम्हारी शहर की अंदरूनी वाली हवेली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। स्वांग बोला, फिर ऐसा करते हैं कि मैं अंबर को लेकर यहाँ से पहले निकलता हूँ और गंडाप तुम नाग को लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाना, मगर खबरदार इतना ख्याल रहे कि रैबी चुड़ैल को हमारा सुराग न मिलने पाए। अगर इसे इल्म हो गया तो वो हमारा पीछा करेगी। गंडाप कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं बड़ी होशियारी से नाग को लेकर चलूंगा। अब तुम पहले अंबर को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हवेली के पिछले दरवाजे की चाबी दहलीज ईंट उखाड़ कर निकाल लेना। स्वांग ने कहा, बहुत अच्छा, आओ अंबर भाई चलो। स्वांग ने अंबर को साथ लिया और बड़ी खामोशी से दरवाजा खोलकर सहन दीवार के साथ साथ रींग रींग कर वो मकान से बाहर आ गई। यहाँ वो दोनों तालाब के किनारे किनारे से होकर शहर को जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गए और फिर चुपके से शहर के अंदर दाखिल हो गए। गंडाप की खुफिया हवेली शहर कहते के अंदर गुंजान आबाद मोहल्ले में थी। ये एक तंग और अंधेरी गली की थी जिसके आखिर में हवेली का दरवाजा था। इसका पिछला दरवाजा एक दूसरी तंगो तरीक गली में था। स्वांग अंबर को लेकर हवेली के पिछले दरवाजे पर आ गया। इसने दहलीज की ईंट उखाड़ कर नीचे से चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। ये हवेली बड़ी ही खस्ता हालत में थी।
छत्तू से जाले लटक रहे थे, जमीन पर गर्द पड़ी हुई थी। स्वांग अंबर को हवेली के अंदर एक तहखाने में लेकर, जहाँ इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। स्वांग ने शमा जलाकर ताक में रख दी। अंबर ने शमा की रोशनी में देखा कि तहखाने में 2-4 तख्त पोश बिछे थे। दीवारों पर नेज़े, तलवारें और तीर कमान लटक रहे थे। कोने में मिट्टी के बड़े बड़े मटकों में शायद चावल और अनाज भरा हुआ था। स्वांग ने कहा, ये जगह कैसी है अंबर? अंबर ने कहा, स्वांग भाई, पहले वाले मकान से तो ये जगह इस लिहाज से 1000 दर्जे बेहतर है कि यहाँ कम से कम गैबी चुड़ैल तो हमको नहीं देख सकेगी। स्वांग ने कहा, मुझे यकीन है कि हमें चुड़ैल ने नहीं देखा होगा। अब इन लोगों को भी बड़ी होशियारी से यहाँ आना चाहिए। अगर इन्हें गैबी चुड़ैल ने देख लिया तो फिर हमारा यहाँ रहना भी बेकार होगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं एक बार फिर गैबी चुड़ैल को हलाक करने की कोशिश करूंगा, और इस दफा वो मेरे हाथ आ गई तो बच न सकेगी। अंबर ने कहा, अगर वो मेरे काबू में आ गई तो मैं भी इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर गंडाब भी नाक को लेकर अपनी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घर से निकला आया। ख्याल था कि मारिया ने इसे नहीं देखा होगा, मगर इसने तो पहले स्वांग को भी जाते देख लिया था और अब गंडाब को भी नाक के साथ छुप छुप कर घर से निकलते देख लिया था। इसने गंडाब का पीछा करना शुरू कर दिया। घोड़ा इसने इसी जगह रहने दिया। अजीब इत्तेफाक था, इसके घोड़े को किसी ने भी तलाश नहीं की। गंडाब नाक को लेकर शहर के गुंजान आबाद मोहल्ले की तंगो तरीक गली में हवेली के बाहर ले आया। मारिया भी इनके साथ साथ थी। गंडाब नाक के साथ हवेली में दाखिल हो गया और इसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इस मामले में गंडाब कामयाब हो गया कि इसने मारिया को हवेली के अंदर दाखिल होने की मोहलत नहीं दी थी। ये लोग तो हवेली के अंदर चले गए और अब मारिया बाहर अकेली रह गई। वो तंगो तरीक गली में अकेली खड़ी थी। दिन निकल आया और गली में सूरज की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। इसे भूख और प्यास ने भी तंग कर रखा था। इसने सोचा कि वो कहाँ से थोड़ा बहुत खाना हासिल करे। इसे एक मकान से मछली तलने की खुशबू आई। वो इस मकान की ड्योड़ी में आ गई। सहन के अंदर जाकर इसने देखा कि एक मोटा सा आदमी बड़े मजे से चूल्हे के सामने बैठा मछली तल तल कर मिट्टी की प्लेट में रख भी रहा था और साथ साथ में खा भी रहा था। इसका नौकर सामने बैठा भूखी नजरों से मछली को तक रहा था। मोटे ने मछली की थाली तपाई पर रख दी और खुद आलती पालती मार कर बैठ गया और तोंद पर हाथ फेर फेर कर मछली खाने लगा। नौकर बेचारे को भी बड़ी भूख लगी हुई थी। मोटे ने नौकर को हुक्म दिया, फौरन मेरे पीछे आकर मेरे सर की मालिश कर। मैं मछली खाता जाता हूँ, तू मालिश करता जा। नौकर ने कहा, सरकार, भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़े हैं, अगर इजाजत हो तो थोड़ी सी मछली मैं भी खा लूँ। मोटे ने कहा, खबरदार, जो फिर ऐसी बक की। तुम नौकर हो, मैं मालिक हूँ। मछली सिर्फ मैं खाऊंगा, तुम मेरा मुंह देखोगे और मेरी खिदमत करोगे। नौकर बोला, बहुत अच्छा सरकार। और नौकर बेचारा भूखा ही उठा और मोटे मालिक के पीछे आकर इसके सर की मालिश करने लगा। मालिक बड़े मजे ले लेकर मछली चट कर रहा था, साथ ही साथ नौकर को डांटते भी जा रहा था। तुम बस जरा जोर से हाथ लगा, हराम की क्यों खाता है। मारिया ने यह नक्शा देखा तो इसे मोटे मालिक पर सख्त गुस्सा आया कि कम्बा किस कदर संग दिल है कि इसे जरा सा भी रहम नहीं आता कि खुद तो पेट भर कर खा रहा है और अपने नौकर को भूखू मार रहा है। मारिया ने आगे बढ़कर चुपके से मछली से भरी हुई थाली मोटे के आगे से उठा ली। थाली एकदम गायब होते देखकर मोटे की आंखें फटी की फटी रह गई। हाय, मेरी मछली कहाँ गई? कौन ले गया मेरी मछली? अरे कम्बा, थाली तुमने तो नहीं उठाई। नौकर भी हैरान होकर बोला, हजूर, मैं तो दोनों हाथों से आपके सर की मालिश कर रहा हूँ, भला मैं थाली कैसे उठा सकता हूँ? मोटे ने कहा, अरे तो फिर कौन ले गया मेरी मछली की थाली? अभी अभी तो यहाँ पड़ी थी। कम्बा को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? मारिया ने कोने में खड़े होकर मछली के 2-3 बड़े बड़े कतले खुद खाकर पेट की आग बुझाई और बाकी इसने नौकर के लिए रख ली। सवाल ये था कि वो नौकर को इस तरह से मछली खिलाए। इसकी एक तरकीब ने सोची। मारिया ने आगे बढ़कर कुछ फासले पर से मोटे मालिक की फूली हुई तोंद पर दे मारा। मोटा मालिक बिलबिला उठा, अरे मार डाला जालिम, अरे ये कौन है? ये कमबख्त तुम हो क्या? नौकर ने हाथ बांध कर कहा, मालिक, मैं तो आपके पीछे खड़ा होकर आपकी मालिश कर रहा हूँ, तो मैं आगे से आपके पेट पर मुक्का कैसे मार सकता हूँ? इतने में मारिया ने एक और मुक्का मोटे की तोंद पर जड़ दिया। अब तो वो बिलबिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। मारिया ने पीछे से एक मुक्का मार दिया। वो भागने लगा। वो भाग रहा था और मारिया इसे मुक्के मार रही थी। फिर इसे सहन में एक तरफ झाड़ू पड़ा दिखाई दिया। मारिया ने झाड़ू उठा लिया और धड़ाधड़ मोटे को पीटना शुरू कर दिया। वो बड़ा हैरान था कि ये कौन गैबी ताकत से मार रही है। आखिर मारिया ने गरज कर कहा, मोटे, यहाँ से कान खींच कर और जमीन पर लकीर खींच कर भाग जा, नहीं तो अभी तुम्हारे पेट को फाड़ कर सारी मछलियाँ बाहर निकाल लूंगी। मोटा जमीन पर सजदे में गिर गया। ऐ आसमानी देवी, माफ कर दे, अभी लकीर खींचता हूँ। मारिया ने कड़कते हुए कहा,
कान भी खींच। मोटा बोला, अरे अरे कान भी खींचता हूँ देवी जी। मोटे का सारा बदन डर के मारे कांप रहा था। इसने पहले तो 5 मरतबा अपने कान खींची और फिर जमीन पर नाक रगड़ रगड़ कर लकीरें खींचने लगा। कोई 50 लकीरें खींचने के बाद मारिया ने इसकी गर्दन पर मुक्का मार कर कहा, कैसी सूर जैसी गर्दन बना रखी है तुमने खा खा कर। अब भाग जा यहाँ से और खबरदार जो फिर इस घर में कदम रखा। अब इस घर में मेरा बसेरा होगा, जिन भूत रहा करेंगे। मोटा बोला, जाता हूँ माई बाप, जाता हूँ माई बाप। आप बेशक मेरे घर में रहें, बेशक मेरे घर में रहें। इतना कहकर मोटा वहाँ से तुम दबाकर भाग गया। मारिया अब नौकर की तरफ मुतवज्जो हुई। बेचारा खौफ के मारे एक चारपाई के नीचे छुपा हुआ था। मारिया ने चारपाई के पास आकर कहा, बाहर आओ, सिर्फ तुम्हें मछली खिलाने के लिए मैंने सब कुछ किया है। मुझसे घबराओ नहीं, मैं नेकी की देवी हूँ, तो मछली खाओ। मोटा बहुत डर गया। वो गली में जाकर धड़ाम करके गिरा और बेहोश हो गया। लोग वहाँ जमा हो गए। गली में शोर मच गया कि अनाज का व्यापारी मोटा गली में बेहोश पड़ा है। शोर सुनकर गंडाप भी बाहर आ गया, क्योंकि वो भी इसी मोहल्ले में रहता था। इसने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ? एक आदमी ने बताया, जनाब ये मोटा गिरते ही बेहोश हो गया है। गंडाप ने पूछा, क्या वजह हुई? यही तो मालूम नहीं। आहर बड़ी मुश्किल से मोटे को होश में लाया गया। इसने गंडाप को देखते ही इससे हाथ जोड़कर कहा, गंडाप भाई मुझे इस भूतनी से बचाओ। मेरे घर में, मेरे मकान में आकर सारी मछलियाँ खा गई। इसने मुझे मुक्के भी मारे और झाड़ू मारा और मार मार कर घर से निकाल दिया। गंडाप ने पूछा, अरे अहमद, कौन भूतनी तुम्हारे घर में रहती है? मोटा बोला, भाई कोई गैबी भूतनी आ गई है, कहती है यहाँ से निकल जा, अब तेरे घर में मैं रहूंगी। गंडाप तो वहीं कांप कर रह गए। तो गोया गैबी औरत इनका पीछा करती वहाँ भी आ गई थी। खामोश रहा और मोटे को दिलासा देकर वापस अपनी हवेली के तहखाने में आ गए। इसने आते ही सवांग और अंबर वगैरह को सारे हालात से बाहर कर दिया। वो कमबख्त गैबी चुड़ैल जहाँ भी आ गई है, अगर वो साथ वाले घर में आ गई है तो जरूर इसने हमारा घर भी देख लिया होगा। अंबर और नाग ये सुनकर बड़े खुश हुए कि मारिया वहाँ भी पहुँच गई है। ऊपर से उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया और कहा, ये तो बड़ी बुरी बात हुई। सवांग ने कहा, मेरा ख्याल है कि इसे अब इसी मकान में काबू कर लेना चाहिए। यह मकान इसकी कब्र बना देनी चाहिए। कोई ऐसी साजिश करनी चाहिए कि वो इस मकान में फंस जाए और हम मकान को आग लगा दें। गंडाप ने दांत पीसते हुए कहा, अब ऐसा ही करना होगा। इस दफा तो इसकी मौत इसे इस मकान में खींच लाई है। तुम लोग खामोश रहो, मैं आज ही इसे मकान के अंदर बंद करके आग लगा देता हूँ। नाग ने कहा, तुम्हें हमारी मदद की भी जरूरत होगी। बिल्कुल नहीं, तुम खामोशी से जहाँ बैठे रहो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। ये कहकर गंडाप सवांग और अंबर को हवेली के तहखाने में ही छोड़कर बाहर गली में निकल गया और वो सीधा इस मोटे के पास गया जो साथ वाले मकान के एक कमरे में लेटा हुआ था। गंडाप ने इससे कहा, तुम फिक्र न करो, मैं आज से खुद तुम्हारे मकान में रहूंगा और इस गैबी चुड़ैल को खत्म करके ही दम लूंगा। लेकिन हो सकता है कि इस काम के लिए मुझे तुम्हारे मकान के किसी एक कमरे को आग लगा देनी पड़े। इस पर तैयार हो? मोटे ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मेरे सारे मकान को चाहे आग लगा दो, मगर इस भूत की माँ को मेरे घर से निकाल दो। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं मकान दोबारा बनवा लूंगा, बस इत्मीनान से यहाँ लेटे रहो। ये कहकर गंडाप मोटे के मकान में चला गया। वो एक कमरे में जाकर छुप गया। इस वक्त मारिया मकान की छत पर चढ़कर दूसरी गली में इस हवेली के बड़े दरवाजे को देख रही थी, जहाँ अंबर और नाग वगैरह रहते थे। गंडाप हवेली के पिछले दरवाजे से निकला था। मारिया ने इसे ना तो मकान से निकलते देखा और ना ही मोटे के मकान में दाखिल होते देखा। गंडाप ने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो सवांग और अर्जंग ने मारिया को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की थी। उसने अंदर से आटा लाकर इसकी हल्की हल्की तय सेन में कमरों के दरवाजों तक बिछा दी। इसका मकसद ये था कि गैबी चुड़ैल जिस कमरे में भी रात को शाम को जाकर सोएगी, इसे पाँव के निशान से पता चल जाएगा। चाल बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि सेहन में आटे की तय इतनी मामूली थी कि पता ही नहीं चलता था। इस काम से फारग होकर गंडाप एक कमरे में गया और उसकी खिड़की में छुप कर बैठ गया। इसने कमरे को अंदर से बंद कर रखा था ताकि कहीं गैबी चुड़ैल अंदर आकर इसे ना देख ले, क्योंकि अगरचे वो मारिया को नहीं देख सकता था, अगर वो तो इसे देख सकती थी। मारिया काफी देर मकान की छत पर इधर उधर चल फिर कर शहर के मकानों को देखती रही और नीचे गली में झांकती रही। कि जब वो थक गई तो इस ख्याल से नीचे आई कि मकान के किसी कमरे में चलकर आराम करे, क्योंकि वो भी रात भर जागते रहे थे और जरूर आराम कर रहे होंगे। इसे कोई खबर नहीं थी कि मकार गंडाप इसकी टू में मकान की एक खिड़की के पीछे छुपा बैठा इसकी राह देख रहा है। मारिया छत पर से नीचे सीढ़ियां उतरने लगी। मकार गंडाप खिड़की के साथ लगा बैठा बाहर सेन में झांक रहा था। इसे यूं लगा जैसे मकान की सीढ़ियां उतर रहा है। वो चौकन्ना हो गया। मारिया के कदमों की
کی آواز اس نے صاف طور پر سن لی تھی۔ وہ کھڑکی کی اوٹ میں ہو گیا اور تے جیسی چار آنکھوں سے سیڑھیوں کی طرف تکنے لگا۔ سیڑھیوں پر اسے ماریا اترتی ہوئی تو نظر نہیں آ سکتی تھی، البتہ اس نے یہ دیکھا صحن میں جو آٹا بکھرا ہوا تھا اس پر کسی عورت کے پاؤں کے ہلکے ہلکے نشان پڑ رہے تھے۔ وہ دل میں خوفزدہ بھی ہو گیا اور خوش بھی ہوا۔ خوف اسے اس بات سے آیا کہ عورت جو اسے نظر نہیں آ رہی، اس کے پاؤں کے نشان صحن میں پڑ رہے ہیں، اور خوش اس لیے ہوا کہ اس کا کام بن گیا اور اب ماریا اس کی چال میں آ گئی۔ ماریا بڑی بے فکری سے صحن میں ادھر ادھر چل پھر رہی تھی، کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں وہ لیٹ کر تھوڑی دیر سو سکے تاکہ شام کو پھر تازہ دم ہو کر سوانگ وغیرہ کا پیچھا کر سکے۔ گھر میں سوائے اس کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نوکر موٹے مالک کے پاس چلا گیا تھا کیونکہ مالک کی خدمت کرنا اس کا فرض تھا۔ سارا گھر ویران تھا اور ماریا اکیلی وہاں پھر رہی تھی۔ آخر اسے ایک کمرہ پسند آ گیا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی ایک کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی باہر گلی میں کھلتی تھی۔ ماریا نے کھڑکی کو بند کر دیا، کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی اور آرام دہ بستر پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف مکار گنڈاب نے اندازے سے معلوم کر لیا کہ ماریا کسی نہ کسی کمرے میں چلی گئی ہے اور اب وہ صحن میں نہیں ہے، چنانچہ وہ مکار لومڑی کی طرح دبے پاؤں کمرے سے باہر آیا اور جھک کر فرش پر پاؤں کے نشان دیکھنے لگا۔ ماریا کے پاؤں کے نشان سارے صحن میں بکھرے پڑے تھے، ہر میں یہ نشان صاف صاف ایک کمرے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ کمرہ اندر سے بند تھا اور باہر سے اس کی کنڈی نہیں لگتی تھی۔ گنڈاب فوراً سمجھ گیا کہ گیبی چڑیل اسی کمرے میں گئی ہے۔ اب وہ انتظار نہیں کر سکتا تھا، گیبی چڑیل پوری طرح سے اس کے پنجے میں تھی۔ اب صرف اتنی سی بات رہ گئی تھی کہ وہ لپک کر جائے اور مکان کے باہر لوہے کی سلاخ والی کنڈی چڑھا دے۔ اتفاق سے ماریا ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئی جو موٹے مالک کی خوابگاہ تھی اور جس کا دروازہ بڑا مضبوط تھا اور اس کے باہر لوہے کی بہت طاقتور کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس کنڈی کو جا کر گرانا ہی تھا، یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ گنڈاب بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچا اور اس نے لوہے کی کنڈی لگا کر دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ ماریا ابھی اندر سوئی نہیں تھی، اس نے باہر کسی کے توڑنے کی آواز سنی تو فوراً بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ اب جو اس نے دروازے کو کھولنا چاہا تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ دشمن گنڈاب نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس نے دروازے کو زور سے دھکا دیا مگر وہ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ لپک کر گلی والی کھڑکی کی طرف آئی، کھڑکی کا دروازہ کھولا تو وہاں لوہے کی موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھی، گویا ماریا اس کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ چپکے سے پلنگ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ وہاں سے کیسے باہر نکلے۔ ادھر گنڈاب نے سوانگ اور امبر وغیرہ کو جا کر بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ اس نے غیبی عورت کو قید کر لیا ہے۔ وہ سیدھا موٹے آدمی کے پاس گیا اور بولا، سنو، میں نے اس چڑیل کو قبضے میں کر لیا ہے جس نے تمہارے مکان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے زیتون کا تیل دے دو تاکہ میں اس ایک کمرے میں جلتے ہوئے چیتڑے پھینک دوں، وہاں آگ اور دھواں کر دوں جس سے چڑیل دم گھٹ کر مر جائے گی۔ خود بہت موٹا اٹھ بیٹھا، بھائی کیا چڑیل مر جائے گی اس طرح سے؟ ہاں وہ ضرور مر جائے گی، یہ تم نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ زیتون کا تیل کہاں ہے، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ موٹے نے خوش ہو کر کہا، میرے نوکر کو ساتھ لے لو، یہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا اور سارا کام بھی خود ہی کر لے گا۔ بے شک میرے سامنے سارے مکان کو آگ لگا دو مگر اس چڑیل کی بچی کو زندہ نہ چھوڑنا جس نے میری توند پر مکھی اور جھاڑو مار مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو۔ گنڈاب نوکر کو ساتھ لے کر موٹے کے مکان میں آ گیا۔ جلدی سے زیتون کے تیل کا کپا اور پرانے کپڑوں کے چیتھڑے لا کر گلی والی کھڑکی کے پاس ڈھیر کر دو۔ بہت بہتر جناب۔ گنڈاب آگ جلانے والے پتھر لے کر گلی والی کھڑکی کی سلاخوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے دیکھا کہ مکار گنڈاب سلاخوں سے کافی دور کھڑا کمرے میں مسکرا کر دیکھ رہا تھا، پھر بولا، اے غیبی چڑیل، تو ارزنگ کے ہاتھوں بچ گئی تھی، تو نے ارزنگ کو ہلاک کر دیا مگر اب میرے ہاتھوں نہ بچ سکے گی۔ اب تیری موت تیرے سر پر آ گئی ہے۔ میں اس کمرے کو آگ لگا رہا ہوں اور تو اس کے بعد اس آگ میں جل کر کباب ہو جائے گی۔ میں جانتا ہوں تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نوکر نے زیتون کے تیل کے کپے لا کر گنڈاب کے پاس رکھ دیے۔ ماریا کو بڑا افسوس ہوا کہ جس نوکر پر قرض کھا کر اس نے یہ ساری بک بک مول لی تھی وہ بھی اس کی موت کے سامان میں گنڈاب کا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ گنڈاب نے نوکر سے کہا، بھاگ کر اندر سے اور چیتھڑے لے آ۔ بہت اچھا حضور۔ نوکر گلی والے دروازے میں سے ہو کر مکان کے اندر آ گیا اور گنڈاب گلی میں کھڑکی کے نیچے بیٹھا زیتون کے تیل میں چیتھڑے گو بگو کر رکھتا گیا۔ پھر اس نے ایک چیتھڑے کو آگ لگا دی اور بانس کی مدد سے اسے سلاخوں میں سے کھڑکی کے اندر پھینک دیا۔ ماریا پرے ہٹ گئی، آگ میں لپٹا ہوا چیتھڑا پلنگ پر گرا اور فوراً اس نے اندر آگ لگا دی۔ ماریا کا دھوئیں اور آگ میں دم گھٹنے لگا، وہ کھانسنے لگی اور بے حال سی ہو گئی۔ اتنے میں کمرے میں اور آگ میں بڑکتے چیتھڑے کھڑکی کے رستے اندر آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں آگ چاروں طرف پھیل گئی۔ ماریا پیچھے ہٹتی دروازے کے ساتھ آن لگی۔ گلی میں گنڈاب کے کہکے گونج رہے تھے۔ کھٹاک کی آواز آئی اور کسی نے باہر سے دروازے کی سلاخ
उतार दी। दरवाजा खुला और नौकर ने आहिस्ता से आवाज दी, देवी जी बाहर आ जाओ। मारिया लपक कर बाहर आ गई। इसने नौकर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुखी रहो भाई, मैं बाहर आ गई हूँ। नौकर ने जल्दी से दरवाजा बंद करके कुंडी की सलाख दोबारा लगा दी। चीथड़ों का ढेर लेकर गली में गंडाब के पास पहुँच गया। लीजिए सरकार, चीथड़े और ले आया हूँ। गंडाब बड़ा खुश था और अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था। इसने नौकर से कहा, यारे अब चीथड़ों की जरूरत नहीं, अंदर सारा कमरा जल कर राख हो रहा है। चुड़ैल भी अंदर जल बुनकर राख हो गई होगी। जाओ अपने मालिक से जाकर कहो मैंने गैबी चुड़ैल का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है। बहुत अच्छा सरकार। नौकर अपने मोटे मालिक की तरफ चल पड़ा। कमरे के अंदर के हिस्से को आग ने सारे का सारा चाट लिया। कमरे के सारे पर्दे, पलंग, तख्त, मटके और दरियां जल कर राख हो गई। सिर्फ दीवारों की ईंटें बाकी रह गई। लोहे का दरवाजा वैसे का वैसा बाहर से बंद था। गंडाब ने आकर लोहे के दरवाजे को देखा। बाहर से इसी तरह सलाहदार कुंडी लगी हुई थी। गली वाली खिड़की की सलाहें भी जो कि तू मौजूद थी। इसका साफ मतलब ये था कमरे में कैद गैबी चुड़ैल का नामो निशान बाकी नहीं रहा और आग ने इसे चट लिया है। गंडाब अपनी कामयाबी पर बड़ा खुश वेली के तहखाने में पहुंचा और इसने सवांग, अंबर और नाग को उठाकर अपना कारनामा सुनाया। हमें खुश हो जाना चाहिए कि मैंने अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को साफ कर दिया है। गैबी चुड़ैल का अब वजूद इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। शोलू ने इसे राख बनाकर हवा में बिखेर दिया है। ये सुनकर अंबर और नाग के पांव तले से जमीन निकल गई। तो वाकयात गंडाब ने सुनाए, किस तरह इसने आटा बिखेरा और फिर गैबी औरत के पांव के निशान लिए, फिर किस तरह इसने दरवाजे के बाहर कुंडी लगाकर अंदर आग लगा दी। इससे तो यही जाहिर होता था कि मारिया अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वो मौजूद होती तो अंबर और नाग को कम से कम तसल्ली देने वहाँ जरूर आती। गम से इनके दिल बैठ के मारिया इनकी बहन थी और वो बेचारी इनकी खातर जान पर खेल गई थी। इधर गंडाब अपनी कामयाबियों की खुशियाँ मना रहा था। सवांग ने कहा, गंडाब भाई तुमने वो काम कर दिखाया जो इतने बड़े जादूगर से ना हुआ। तुमने कमाल कर दिया है। अब हम बड़े सुकून और आराम से चीन के वली शहजादे के कत्ल के मंसूबे पर अमल कर सकेंगे। इस गैबी औरत ने हमें अपनी ही डाल दी थी। प्यारे लिसनर्स, यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। मुझे सपोर्ट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।